एनटीपीसी 2021 में जो पेपर हुआ था 7 जनवरी को, उसका पेपर आज हम लोग देखेंगे। यह एनटीपीसी फॉर्म जो है 2019 में भरा गया था, एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। और 21 में कब हुआ था? तो 7 जनवरी को हुआ था। ये कौन सा एग्ज़ाम था? तो CBT 1 था। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भाई आज भी स्थिति यही है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो, भारत में जो आखिरी राज्य बना था वह 2014 में तेलंगाना बना था, ठीक है। उसके बाद से कोई राज्य नहीं बने, लेकिन यहाँ उलटफेर हो रहा था केंद्र शासित प्रदेशों में। तो उलटफेर कैसे हो रहा था केंद्र शासित प्रदेशों में? तो भाई 5 अगस्त 2019 को घोषणा कर दी गई कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। उसके बाद यह घोषणा हुई कि 26 नवंबर 2019 को जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव, जो पहले अलग अलग हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश, उनको क्या किया जाए? उनको जोड़ दिया जाए। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 था, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ दिए तो 9 हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या किया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को फिर 1 कर दिया, तो 9 में से 1 घट गया, तो फिर हो गया 8। इसीलिए अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैसे कौन कौन से हैं 8? तो दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। विधानसभा कहाँ कहाँ है? तो भाई दिल्ली में विधानसभा है, उसके बाद पुदुचेरी में विधानसभा है, और अभी जो है विधानसभा दे दी गई है जम्मू कश्मीर को, यानी अब 3 हो गया। पहले किताबों में पढ़ते थे कि 2 जगह होता था, लेकिन अब पढ़ेंगे 3 जगह होता है, यानी 3 जगह विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेशों में। गांठ बांध लीजिए। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया? देखिए, हर सरकार आती है और पुरानी योजनाओं को जो है मिला जुला के नई योजना बनाती है और अपना नाम दे देती है। देखिए, इंदिरा आवास योजना कांग्रेस की सरकार की थी, इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है, तो यहाँ बीजेपी सरकार ने आकर के इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया गया। अगला सवाल है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो हैं वो काम कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है 26। संयुक्त राष्ट्र के वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 26 संगठन कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर पर रिमोट लर्निंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो सही उत्तर है टेलनेट। देखो, टेलनेट क्या है? तो टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कोई भी यूजर को इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क पर किसी दूसरे कंप्यूटर पर जो दूर में स्थित है उसको नियंत्रण करने की सुविधा देता है। इसमें क्या होता है कि हमको कंप्यूटर का पासवर्ड और आईडी पता होता है, जिसमें हम यहाँ लॉगिन करेंगे और वहाँ जो दूरस्थ कंप्यूटर है उसको हम संचालित कर पाते हैं। अगला सवाल है, भारत में त्रिचरणीय नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है डॉक्टर होमी भाभा। इनका पूरा नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। भारत का त्रिचरणीय नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम क्या है? भारत ने उपयोगिता के अनुसार अपने देश में जो संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार नाभिकीय कार्यक्रम जो है, मतलब इससे हम लोग ये शांतिपूर्ण नाभिकीय कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जिसमें पावर जनरेट होगा, शक्ति जनरेट होगा और बिजली बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया भारत ने? एक 3 स्टेज का बनाया है। 3 स्टेज का क्यों बनाया है? चूंकि हमारे यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उसकी उपयोगिता सुनिश्चित हो सके ठीक से। तो कौन सा संसाधन है? तो हमारे यहाँ थोरियम बहुत ज़्यादा है ना, तो हमारे यहाँ थोरियम बहुत ज़्यादा है, तो उसका उपयोग करें। तो भाई कैसे होगा थोरियम उपयोग? तो जो लास्ट चरण होगा, पहला स्टेज में हम लोग क्या करेंगे? यूरेनियम देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग प्लूटोनियम लगाएंगे दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में हम लोग थोरियम देंगे, ठीक है, ईंधन के रूप में। तो पहला यूरेनियम जाएगा 200, हम लोग जानते हैं यूरेनियम 238 प्राकृतिक तत्व है और 235 जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में लगता है, तो उसको सबसे पहले लगाएंगे फर्स्ट स्टेज में, जिसको PHWR कहते हैं। दूसरा होता है ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, और तीसरा होता है एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर सिस्टम, ठीक है। तो पहले में हम लगाएंगे यूरेनियम 235, दूसरा में हम लोग प्लूटोनियम लगाएंगे, तीसरा में हम लोग थोरियम लगाएंगे। इससे हम लोगों के यहाँ जो समुद्र तट है, ये गुजरात से लेकर के जो पश्चिम बंगाल है, तो वहाँ जैसे कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश से लेकर इधर केरल कर्नाटक तक में, तो उस बालू में जो है, रेत में जो है, वहाँ पर थोरियम पाया जाता है।
तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि संसाधनों का समुचित उपयोग हो। हमारे यहाँ यूरेनियम की उत्पादकता बहुत कम है, उत्पादन बहुत कम होता है, उपलब्धता बहुत कम है, इसीलिए हमने थोरियम पे शिफ्ट होना चाहा। तो अभी हमारे यहाँ देश में भी हाल फिलहाल में करंट में न्यूज आया था कि अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो काम करने लगा है। मतलब हम अभी 30-40 साल से अभी इसी में लगे पड़े हैं, दूसरे स्टेज में, तीसरा में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगला सवाल है जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में, तो ये करंट सवाल है, उस समय का अभी कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया। तो कुल 11 मांगे की थी गांधी जी ने, ठीक है। उसमें से मात्र जो है कुछ एक को ही मिला था, जिसमें प्रमुख है कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, भारतीयों को नमक बनाने का, भाई नमक सत्याग्रह चल रहा था ना उस समय, तो इसीलिए भारतीयों को नमक बनाने का हक मिलना चाहिए। त्यागपत्र जो आंदोलन के दौरान जो सरकारी अफसर दे दिए उसको अस्वीकार किया जाए, और आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई जाए। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इरविन कौन थे, तो उस समय के भारत के वायसराय थे। वायसराय कौन होता था, तो वायसराय जो है क्राउन का प्रतिनिधि होता था। क्राउन कौन था, तो भाई इंग्लैंड के राजा या रानी, जो भी तख्त पर बैठे हों, सिंहासन पर बैठे हों, उसको क्राउन कहा जाता था। और क्राउन का जो है प्रतिनिधि कौन होता था भारत में, तो वह वायसराय होता था। तो इस प्रकार सवाल के अनुसार गांधी जी ने 11 मांग की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के तहत माना गया था। और गांधी इरविन समझौता होने के कारण ही गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे लंदन भाग लेने के लिए, गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। अगला सवाल है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन से बार बार प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। यहाँ सवाल है कि 1920-22 में हुए थे असहयोग आंदोलन, तो नेतृत्व किसने किया था, तो भाई गांधी जी ने ही किया था, और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों, तो वहाँ 4 फरवरी जो है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। कहाँ पे, तो गोरखपुर के चौरा चौरी नामक जगह में। वहाँ पर आंदोलनकारियों ने थाने को ही जला दिया था, और वहाँ के थाने के जो पुलिसकर्मी थे उनको भी आग में झोंक दिया था। इस घटना से महात्मा गांधी जी बहुत क्षुब्ध थे, और उनका मानना था कि भारतीयों को अभी अहिंसा का पाठ ठीक ढंग से इन लोग आत्मसात नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उन्होंने यह आंदोलन स्थगित कर दिया, जिससे देश में काफ़ी विरोध हुआ, लोगों में रोष था। बहरहाल प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर है मुस्लिम में बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पारसी कहेगा तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी, और सबसे युवा कहेगा तो कहेंगे अबुल कलाम आज़ाद। और अगर कहेंगे कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले था। पहला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, और महिला में भी एनी बेसेंट तो भाई विदेशी थी। तो भारतीय कौन था, तो भारतीय सरोजनी नायडू थे। और स्वतंत्रता के समय भाई कौन थे, तो जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज़ादी तक का जो है इतिहास पढ़ा जाता है, उसके बाद वो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उसको जाना जाता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आज़ादी के समय एक प्रमुख भारतीय संस्थान थी। तो प्रश्न के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला सवाल है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो भाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम साराभाई हैं। इसरो जो 1969 में इसरो का जो गठन हुआ था, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो 23 पार हो गया, उत्तर था चाइना। आगे बढ़ेंगे। 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो मॉरिशस में आयोजित किया गया 2018 में। देखिए हर साल होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 2018 में कब था, तो मॉरिशस में होता है। कोई लेटेस्ट होगा तो वीडियो ले आएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। 2020 में मानव सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है, तो भाई ये पहला स्विट्जरलैंड है। अमूमन ये जो है नॉर्डिक देश जो है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे आते हैं, यही एक आगे पीछे करके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बाजी मार गया यूरोप का कौन सा जगह, तो स्विट्जरलैंड। तो इस बार 2024 का जो रिपोर्ट आया है वह 2022 के आंकड़े के अनुसार है, ठीक है।
रिपोर्ट है 24 की, आंकड़े लिए गए हैं 22 से, और इसके अनुसार क्या है कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। परीक्षा में यही आने वाला है कि पहले स्थान पर कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक जो है 134वां है। और भारत को इस सूची में कितने अंक दिए गए हैं, तो 0.644, 0.644 दिया गया है। देखो, ये जो मानव विकास सूचकांक है वह कौन जारी करता है, सवाल तो यह है ना, तो ये यूएनडीपी करता है। उसके बाद यह पहली बार कब जारी किया गया था, तो यह 1990 में जारी किया गया था। और महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, इसका श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इसमें 4 इंडिकेटर होते हैं, 4 इंडिकेटर पूछ लिए जाते हैं। अगला बार ऑप्शंस में पूछ देगा कि इनमें से 4 में से कौन सा नहीं है, तो आप 4 को ध्यान में रखिए। पहला तो है जीवन प्रत्याशा, मतलब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। अगर कोई व्यक्ति जीवित है, पैदा हुआ है, तो कितना साल तक जिएगा, इसकी क्या उम्मीद है, क्या संभावना है, तो उस अनुसार से जीवन प्रत्याशा कहते हैं। दूसरा है स्कूली शिक्षा, तीसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और चौथा है सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम, यहां छूट गया है, पर कैपिटा इनकम बोलेंगे कि उस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो भारत यही मार खा जाता है प्रति व्यक्ति आय में। बहरहाल सवाल पर आते हैं, मानव विकास सूचकांक 2024 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, और भारत जो है 134वें स्थान पर है। भारत को अंक मिले हैं 0.644। अगला सवाल है, धनावेशित आयन को क्या कहते हैं, तो भाई इसको धनायन कहते हैं। देखिए, ये धनायन और ऋणायन को समझिए। मान लेते हैं एक सोडियम एक परमाणु है ना, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसमें क्या है कि 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन बराबर 11 है, और 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यह परमाणु संतुलित है, यानी कि इनका आवेश जो है वो दोनों का बराबर है। ठीक, इन दोनों का आवेश जो चार्ज है वो बराबर है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है, और दोनों परमाणु को संतुलित करते हैं तो परमाणु संतुलित अवस्था में आती है। अगर धनायन में क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, और यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो गया, 11 हो गया। तो भाई पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है, तो भाई पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि 11 है इसलिए इसको धनायन कह देते हैं। अब सवाल है कि परमाणु जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग इसलिए करते हैं ताकि वह संतुलन की अवस्था में प्राप्त हो सके। अगला सवाल है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो इसका सही उत्तर है 1974 में किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वह 1974 में किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। दूसरा परीक्षण कब किया भारत ने, तो दूसरा 1998 में किया, जिसको शक्ति नाम दिया गया था। यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है 98, और यह जो है 74 वो इंदिरा गांधी जी के समय का है। अगला सवाल रॉलेट एक्ट से है। यह रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये बार बार पूछ दिया जा रहा है। तो रॉलेट एक्ट जो है वह कब पारित हुआ था, तो भाई रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी थी, उसकी सिफारिश पर बनाया गया था। देखो, रॉलेट एक्ट क्या था, एक मनमाना कानून था, आपको गिरफ्तार भी कर लेगा, सजा भी दे देगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी, तो इसीलिए इसको काला कानून कहा गया था। भाई एक प्रोसेस में आइए ना, रूल ऑफ लॉ में, वो करना नहीं है अंग्रेजों को, जिसको मन पड़ा पकड़ लो, सजा दे दो, फांसी चढ़ा दो। तो ये इसका काम इसी के लिए लाया गया था यह। और ये क्यों लाया गया था, तो भाई क्रांतिकारी हमारे थे देश के, वो थोड़ा विस्फोटक काम करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज जो है उस फंसे हुए थे, और इधर देश में क्रांतिकारी लोग अपना अंजाम दे रहे थे क्रांतिकारी घटना को, तो उन्हीं को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने ऐसा कानून लाया था। तो जिसके विरोध में जो है हम लोग पढ़ते हैं कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद जलियांवाला बाग में लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए, जनरल डायर ने गोली चलवा दी। उसके बाद जो है बहुत देश में विरोध हुआ, है ना। तो यह रॉलेट एक्ट से ही जलियांवाला बाग संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 जून को क्या मनाते हैं, तो 4 जून को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र का मासूम बच्चों के उत्पीड़न के शिकार होने वाले का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है वह 3 मई को मनाई जाती है। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस,
होम्योपैथिक का आविष्कार किसने किया था? हनीमैन ने किया था। और पंचायती राज दिवस कब है? 24 अप्रैल है। अगला सवाल, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया? पहली बात, भारत कभी अस्थायी सदस्य जो है नहीं बना था, वो अस्थायी सदस्य ही बनता है। चुनाव होते हैं और उस चुनाव में वोटिंग के द्वारा या निर्विरोध चुने जाते हैं लोग। तो भारत जो है 20 से 22 के दौरान जो है अस्थायी सदस्य रहा था। देखिए, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होंगे और 10 अस्थायी होंगे, यानी नॉन परमानेंट होंगे। ठीक है, पहली बात, अस्थायी कौन है? तो एशिया से चीन है, यूरोप से फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका से, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, चीन है। ठीक, ये अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 2 साल का उनका कार्यकाल होता है। हर साल जो है 5-5 सदस्य रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए इस बार जो चुनाव हुआ है 24 से 26 के लिए, उसमें अल्जीरिया, गुयाना, साउथ कोरिया और सिएरा लियोन और स्लोवेनिया जो है 5 सदस्य आए हैं। तो 5-5 का हर साल चुनाव होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो भाई देखो, भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। बिल्कुल, सरकार लगी रहती है कि विदेशों से पैसा आए। एफडीआई क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। डायरेक्ट आती है, विदेशी लोग आते हैं और किसी कारोबार में अपना पैसा लगा देते हैं। यही साधारण रूप से एफडीआई है। तो भाई अनुमोदन तंत्र जो है इसको सरल बनाएंगे तभी तो वापस पैसा लेके वो आएंगे। तो ये बात तो सही है। एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के अंदर 10 दिन के भीतर जो है स्वीकृति दे दी जाए, तो ये भी सही है। और भारत सरकार ने घोषणा की है कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाए। इसका एफडीआई से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यह प्रश्न का तो सही आंसर है। अगला है, राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। देखो, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या मतलब? एकल खिड़की हिंदी में कहते हैं। उसमें क्या है कि आपको 4 जगह नहीं जाना है, कभी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लीजिए, कभी जमीन वाला लीजिए, तो कभी पानी के लिए दौड़िए, ये सब नहीं करना। एक जगह आइए, आवेदन सबमिट कीजिए, हम देख लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार भाई ये तो सही बात है। ठीक है, लेकिन नहीं वाला यानी कि गलत बात कौन सी है? तो 3 नंबर कि ये उद्यमिता पाठ्यक्रम से एफडीआई को कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना का में चुना गया था। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में रहे, दोनों का योगदान हो, यही तो मिश्रित है ना। तो देखो कुछ लिस्ट है। देखो, पहले में कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को दिया गया, तीसरी में आत्मनिर्भरता को, चौथे में न्याय के साथ गरीबी को कम करना, है ना, गरीबी प्रमुख मुद्दा, पांचवा में जो है गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का जो है कार्य किया गया था। इसी प्रकार दिया गया लिस्ट, आप देख लीजिए पॉज करके। अगला सवाल है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो भाई इसका सीधा आंसर है श्वसन यानी फेफड़ा, है ना। ट्रेकिया से हवा जाएगा और फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से फिर बाहर निकल जाएगा। तो किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है ना। खाद्य श्रृंखला से सवाल है कि इसके तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो भाई इसका पोषण स्तर होता है ना, पहला, दूसरा और तीसरा होता है। उत्पादक जो है सबसे निम्न स्तर पर है, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर द्वितीयक उपभोक्ता और चौथे नंबर पर तृतीयक उपभोक्ता। 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर पर द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए इसको समझिएगा, उत्पादक हो गए पेड़ पौधे, है ना, अनाज वगैरह सब इन्होंने पैदा किया। चूहे अनाज खा गए, ये कौन हो गए? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। फिर चूहे को कौन खा गया? सांप खा गया। ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक, और सांप को जो है वो बाज खा गई, ये तृतीयक उपभोक्ता हो गए। यानी 4 चरण हैं इसके। तो 4 चरण में बात किया जा रहा है कि तीसरा में कौन है? तो तीसरे चरण में कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? तो भाई सांप है ना। तो सांप हो गया ये द्वितीयक उपभोक्ता। यही हमारा हो गया आंसर। तो प्रश्न के अनुसार द्वितीयक उपभोक्ता जो है इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो 2 हो गए,
8 हो गए और 7 हो गए, तो कितने हो गए? 10 और 7 17। 17 किसका परमाणु क्रमांक है? तो भाई वह क्लोरीन का है। सीधी सी बात, 17 किसका है? क्लोरीन का है। तो उस तत्व का नाम जो है वह क्लोरीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला क्या है? 2n²। n के जगह मान लेते हैं अगर हम 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 का स्क्वायर अर्थात 2, है ना। फिर उसके बाद रखते हैं n का मतलब अगर 2 रख देते हैं तो 2 दूना 4 इंटू 2 बराबर 8 हो गया, है ना। और तीसरा जो है अंतिम में अगर 3 है तो 3 तिया 9 और दूना 18, होना तो चाहिए 18 लेकिन है कितना? 7। तो भाई इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का गणित हमको समझना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का गणित अगर आपको समझ में आएगा, जब आप जानेंगे तभी इसका कॉन्फ़िगरेशन आप पता लगा पाएंगे, है ना। तो खैर लंबा नहीं खींचेंगे। तत्व का जो है नाम जो है क्लोरीन है, 17 होता है। अगला सवाल है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो भाई देखो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या होता था? दिल्ली से लेके मुंबई, मुंबई से लेके चेन्नई, चेन्नई से लेके फिर कोलकाता और कोलकाता से फिर दिल्ली, यही था स्वर्णिम चतुर्भुज की 4 महानगरों को कम से कम हम लोग राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में कनेक्ट करें, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाएं ताकि आवागमन जो है, परिवहन जो है वो सही हो सके। तो इसमें हैदराबाद ये बीच में है, तो हैदराबाद इसमें नहीं आता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क में हैदराबाद नहीं आता, मुंबई कोलकाता दिल्ली आता है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो भाई देखो इसका आंसर जो आप पढ़ चुके होंगे इसको पहले भी, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है कहाँ, जरा समझ लीजिए। यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका, यह है यूरोप, यहाँ है अफ्रीका। तो हम लोग अटलांटिक महासागर जानते हैं, ये उत्तरी अटलांटिक है और ये दक्षिणी अटलांटिक है। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, इसमें अमेरिका और यूरोप के बीच में व्यापार होता है ना। अमेरिका का पूर्वी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा का पूर्वी तट और यूरोप का जो है पश्चिमी तट, इसमें बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, इसीलिए इसे सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कहा जाता है। आपको एक बात बता दें कि अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो एस प्रकार का है। एस कैसे लिखा जाता है, उसी प्रकार से अटलांटिक महासागर का आकार है। यह परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला सवाल कंप्यूटर से है, स्टैटिक सवाल है कि पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसमें 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। देखो पेरिफेरल डिवाइस क्या है, तो भाई कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, फ्लॉपी, ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस हैं, है ना। इनपुट में हो गया कीबोर्ड, आउटपुट में हो गया स्पीकर, स्टोरेज में हो गया पेन ड्राइव, इंटरनल डिवाइस में इंटरनल डिस्क हो गया, ये सब पेरिफेरल डिवाइस हैं। देखो आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस क्या है, तो वे पेरिफेरल डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उन्हें आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होता है, तो यह जो है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मौजूद एक कनेक्शन पॉइंट होता है। इसकी मदद से डिवाइस और बाहरी डिवाइस या पेरिफेरल के बीच डेटा ट्रांसफ़र होता है। एक तरह का संचार चैनल होता है जिसमें डिवाइस में जानकारी आती है और बाहर जाती है। अगला सवाल है, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये करंट का सवाल है, अभी इसका कोई मतलब नहीं, स्किप करेंगे। पर्यावरण से संबंधित फुल फॉर्म पूछ दिया गया है कि WCCB का फुल फॉर्म क्या है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही रूप है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। भाई वाइल्ड लाइफ यानी वन क्षेत्र में जो है कोई क्राइम होता है तो उसको निपटने के लिए एक संगठन बनाया गया, एक ब्यूरो बनाया गया है, इसी की बात की गई है। ये WCCB क्या है, तो यह जो है वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी है और रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया? उस समय का करंट का सवाल है, आंसर हल्दी है। ये अमेरिकन लोग, चाइनीज लोग चालाकी करते रहते हैं और हर चीज़ का पेटेंट कर लेते हैं। कभी तुलसी पर विवाद हो जाता है तो कभी हल्दी पर हो जाता है ना। तो खैर इसका आंसर हल्दी है। अभी सवाल को याद करने का कोई मतलब नहीं है।
जनगणना से प्रश्न है कि 2011 की जनगणना, जो आखिरी जनगणना हुई है 2011 में ही हुई है, अब अगली बार 2025 में होगा, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, है ना। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। CS चंद्रमौली जो है वो जनगणना आयुक्त थे उस समय। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, आप जानते होंगे कि साक्षरता देश में कितना है? 74% है ना। सबसे कम साक्षर कौन है? बिहार है ना। और सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य है? तो केरल है। अगला सवाल है, भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। तो भाई ये 2017 का है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? BRI, है ना। BRI का आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चीन क्या कर रहा है? तो चीन जो है वो पुराना जो सिल्क मार्ग था, चीन पहले व्यापार करता था जो सिल्क मार्ग के माध्यम से पूरी दुनिया में, तो उसी का नया अवधारणा लेकर आया है कि हम उत्पादन करेंगे और अपने माल को दूर दूर तक भेजेंगे। तो भाई भेजने के लिए क्या होना चाहिए? सड़क होना चाहिए, बंदरगाह होने चाहिए, हवाई जहाज होने चाहिए। तो उसी का जो है निर्माण के लिए चाइना जो है अन्य देशों के साथ मिलकर के अनुबंध करता है और वहाँ निर्माण करता है ताकि व्यापार उसके माध्यम से बढ़े। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है। क्यों किया है? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है CPEC, पाकिस्तान में बहुत चर्चित रहता है, $60 बिलियन इसमें लगाया गया था। तो जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, इसका भारत ने विरोध किया था। अब क्यों किया था? क्योंकि यह भारत के जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता था। थोड़ा मैप बना देता हूँ, समझिएगा। देखिए समझिएगा, ये भारत है ना, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ पे चाइना है, ठीक। तो चीन जो है यहाँ पर से क्या कर रहा है? एक रोड बना रहा है जो पाकिस्तान के जो है ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा। ग्वादर बंदरगाह यहाँ है और पाकिस्तान से होते हुए, भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए यह चीन में प्रवेश करेगा, ठीक। तो भारत का ये जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से जा रहा है और भारत की बिना अनुमति के यह सड़क बना रहा है चीन, तो भारत इसके लिए आपत्ति कर रहा है कि भाई क्यों बना रहे हो तुम? हमारी जमीन और हमसे बिना पूछे बना रहे हो। पहले BRI को हम लोग OBOR कहते थे, वन बेल्ट वन रोड, फिर इसका नाम बदल के BRI कर दिया गया, ठीक है। तो भारत BRI का विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो CPEC है वह भारत के जम्मू कश्मीर से होके जाता है और भारत का जमीन जो है बिना पूछे भारत से उपयोग किया जा रहा है। यह जो रोड जा रहा है वो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग POK कहते हैं, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है, इसलिए भारत विरोध करता है। भारत ने भी BRI के विरोध में जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको IMEC कहते हैं, इसका निर्माण करने जा रहा है और INSTC का निर्माण कर चुका है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वह रूस जो है, रूस से होकर के भारत तक, बम्बई में जो है बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू, वहां तक वो आएगा। तो ये कहाँ से कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू मुंबई से होते हुए कहाँ जाएगा? बंदर अब्बास जाएगा, ईरान में। बंदर अब्बास ईरान का एक पोर्ट है, तो हम ईरान जाएंगे, मुंबई से ईरान जाएंगे बंदर अब्बास, फिर वहां से होते हुए, ईरान से होते हुए कैस्पियन सी जाएंगे और कैस्पियन सी से होते हुए, ओलिया से होते हुए हम लोग कहाँ जाएंगे? रसिया जाएंगे। अस्त्राखान एक पोर्ट है रसिया का, वहां हम लोग पहुंचेंगे। तो यही है उत्तर दक्षिण गलियारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कार्बन का एक अपरूप है। तो अब पढ़ते आ रहे हैं, हीरा ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट भाई कार्बन के प्राकृतिक अपरूप हैं, यह भी जानिए। अपरूप क्या होता है? तो एक ही तत्व के दो या दो से अधिक गुण हो, लेकिन कैसा गुण हो? भाई भौतिक रूप से अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण एक ही जैसा है। भाई हीरा भी कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना, लेकिन उनकी जो संरचना होती है, केमिकल संरचना जो होती है ना, रासायनिक गुण उनका जो किस प्रकार से वो उनका संरचना है, क्रिस्टल किस प्रकार से बना, इस पर जो है अपरूपता अंतर आता है इसी में। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, कोक, चारकोल, काजल, कार्बन गैस इत्यादि। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो ALU है, CPU है, मेमोरी है। भाई कागज क्या करेगा कंप्यूटर में, है ना। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। मेमोरी तो बहुत प्रकार की हैं। मेमोरी में भी हम लोग जानते हैं वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और कागज का कंप्यूटर से लेना देना नहीं है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा
किस पनगढ़ विकास और प्रबंधन कार्यक्रम वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम को लागू किया जा रहा है? तो भाई ये जो है हरियाली जो कि 2003 में शुरू हुई थी उसी का सवाल पूछ दिया गया। भाई एनटीपीसी में है ना योजना, तो उसी का है, एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना से सवाल पूछता है। तो ये जो स्टैटिक सवाल पूछ लिया गया हरियाली योजना 2003 का है, तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट से संबंधित है। और नीरू मीरू क्या है? तो आंध्र प्रदेश की एक योजना है। नीरू मतलब पानी और मीरू मतलब मैं, मतलब पानी और आप, जल और आप। नीरू मीरू यह कहाँ का योजना है? आंध्र प्रदेश का है और राजस्थान का है, अरवरी पानी संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वस्थ देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई है? तो भाई बच्चा और संयुक्त राष्ट्र जहां आएगा वहां यूनिसेफ होगा, है ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। ठीक, यह कब बना था? तो यह जो है 1946 में बना था। यह कब बना था? तो 1946 में बना था। ठीक है। और यूनेस्को क्या होता है? तो यूनेस्को देखो संस्कृति से संबंधित है, कल्चर, एजुकेशन, है ना, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इससे संबंधित है यूनेस्को। पूर्ण रूप क्या है भाई? तो यूनाइटेड नेशंस, यूएन फिर आ गया, है ना। ई से हो जाता है एजुकेशनल, एस से हो जाता है साइंटिफिक, और सी से हो जाता है कल्चरल, और ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 में। डब्ल्यूएचओ जो है 1948 में स्थापित हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग पढ़ते हैं ना विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो कब है? 7 अप्रैल है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह डब्ल्यूएचओ का स्थापना दिवस ही है। और आईएमएफ को आप लोग जानते होंगे, आईएमएफ बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है। तो यह 1944 में इसकी स्थापना हो गई थी। आईएमएफ जो है वो आईबीआरडी का एक अंग है। फिर से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? है ना, तो असहयोग आंदोलन का गांधी जी कर रहे हैं और खिलाफत आंदोलन का शौकत अली और मोहम्मद अली कर रहे हैं। ये दोनों, खिलाफत और असहयोग दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया? तो तुर्की में खलीफा पद को जो है हटा दिया गया था, तो इसके विरोध में भारतीयों ने खिलाफत आंदोलन कर दिया। यहाँ नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली जौहर हैं। ठीक है। और इनसे सवाल पूछ लिया जाता है कि हमदर्द और कॉमरेड जो है, यह जो है पत्र पत्रिका जो है वह किसने शुरू किया था, किसने प्रकाशित किया था, किसने निकाला था? तो वो यही है मोहम्मद अली। जौहर नहीं लिखा रहता, लेकिन ये मोहम्मद अली हैं। जिन्ना से कंपेयर नहीं करना है, जिन्ना बाद के व्यक्ति हैं, मोहम्मद अली पहले के व्यक्ति हैं। अगला सवाल है 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत जीडीपी की रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। आज भी है, 2019 में भी थी और आज भी है ना, 24 में भी है। ठीक, देखिए पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरा में चाइना, तीसरा में जर्मनी, चौथा में जापान और 5वें में भारत है। देखिए इनकी इकोनॉमी कितनी है? तो यूनाइटेड स्टेट्स की 29 ट्रिलियन, चाइना की 18 ट्रिलियन, जर्मनी की जो है 4.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जापान का 4 ट्रिलियन है और इंडिया का जो है 4.25 ट्रिलियन है। उम्मीद की जाती है कि भारत जो है वह कुछ सालों में तीसरे स्पॉट पे चाइना के बाद पहुंच जाएगा। फिर से सवाल असहयोग आंदोलन से आ गया है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण वही हो गया 4 फरवरी। देखिए किताबों में 5 फरवरी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये सही नहीं है। सही है 4 फरवरी 1922 को हुई थी यह घटना, चौरा चौरी वाली। ठीक है, जिसमें उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद 4 फरवरी डिक्लेयर किया है, इसलिए आप लोग 4 फरवरी ही मानिएगा, 5 फरवरी नहीं, गलत हो जाएगा। अगला सवाल है वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा जो 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। खैर ये करंट का सवाल था, अभी इतना कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन अब धारा 377 भी अब हट गई है। अब जो है बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गई है। अब आईपीसी भी खत्म हो चुका है, तो अब बीएनएस की धारा होगी। लेकिन जो उस समय विवाद था तो इसलिए सवाल पूछ लिया गया। और ये जो है ना 377 जो है वो अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित रहा, इसीलिए इसको पूछ लिया गया था।
इस प्रकार इस सेशन का अंत होता है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, लक्ष्य प्राप्त कीजिए और जीवन में आनंदित हो जाइए।